ऑलमोस्ट हर एक कोई ना कोई ऑफिसर बन के निकलेगा। तो ये शायद मैं क्या पता यहाँ ना हो एडवांस आपके लिए मैं नेक्स्ट बार खाली हो जाएगी। एनीवे तो मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। माय सेल्फ फैजान अहमद, आई बिलोंग टू कोटा राजस्थान। कोटा का नाम सुना आपने किसी ने? किस लिए सुना है? कोचिंग के लिए। कोटा फैक्ट्री देखा है किसी ने? हाँ, तो कोटा फैक्ट्री का मैं भी एक बाय प्रोडक्ट हूँ मैं भी। तो कोटा राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ। ये यूपीएससी में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्वालीफाई नहीं हुआ था, मेरे को याद है कि 76 मार्क्स आए थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट में अल्लाह ने कामयाबी दी और मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी। मैं सबसे पहले तो ज्यादा चीजें जो टॉपर्स की होती है कि यार क्या बुक्स हैं, क्या स्ट्रेटजी एंड ऑल दीस थिंग्स, आई थिंक ये तो मुझसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे। आजकल हर कोई जानता है, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, हर जगह ये चीजें अवेलेबल है। लेकिन शायद कुछ बेसिक आपको आज बताना चाहूंगा अपनी एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी से मे बी, जो आपको एक रे ऑफ होप दे सके कि आप इस एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो कोटा में क्या होता है, इतना अवेयरनेस नहीं है कि 12th के बाद आपको क्या करना होता है। या तो आप इंजीनियर बन जाते हैं या डॉक्टर बन जाते हैं। तो मेरे घर वाले चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन वो बायो की बुक्स देख के बड़ा डर लगता था क्योंकि आगे इतना रट एप्लीकेशन मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि यार फिलहाल के लिए इजी में रहेगा, इंजीनियर बन जाते हैं। तो मैंने जेईई एडवांस का एग्जाम दिया, जेईई मेंस दिया अपना ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन से पहले सॉरी, एंड मेरे को एक भी एग्जाम में उसमें क्वालिफिकेशन नहीं मिला। तो एक इट वाज लाइक अ सेटबैक टू मी। मतलब पढ़ाई में ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जब जेईई मेंस में निकला, 2 बार मैंने ट्राई किया, एडवांस भी नहीं निकला, तो मेरे को लगा आईआईटीज एनआईटीज इसके दरवाजे तो बंद हो गए। प्राइवेट कॉलेज जो अच्छे होते हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें भी मेरे को डर लग जाता है कि घर के इतने पैसे ऑलरेडी वेस्ट कर चुका हूँ, तो पता नहीं इसमें कुछ अच्छा रहेगा या नहीं। तो लेकिन उसके बावजूद फिर मैंने हमारे कोटा में स्टेट यूनिवर्सिटी है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से बीटेक करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद से मैंने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करी। बैक ऑफ द माइंड था, तरबियत ऐसी थी, मेरे मरहूम दादे और दादी जान, उनका एक सपना था कि इस तरह का आप कुछ करें कि सिर्फ कम्युनिटी का ही नहीं, आप सोसाइटी और पूरे कंट्री के लिए भी कुछ अच्छा बेहतरी का काम कर सकें। तो मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक यूपीएससी मेरे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा, क्योंकि जो इसमें सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, थोड़ा थोड़ा हमेशा से मुझे इसमें इंटरेस्ट रहा था। इतना ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे को लगा इंजीनियरिंग से ज्यादा तो कर ही लूंगा। अगर मैं बेसिकली आपको बोलूं, मेरा इंस्पिरेशन ये था यूपीएससी में आने का, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, इंजीनियर नहीं बनना था, बिकॉज मुझे पता चल गया था मैं इंजीनियर बनूंगा तो बहुत गंदा इंजीनियर बनूंगा। जो 2-4 इंडिया में कोई गिरते रहते हैं वो हम जैसे गिराते हैं। मैंने बोला 2-4 तो मार दूंगा, इससे अच्छा है कि यूपीएससी में आ जाता हूँ। तो अल्टीमेटली वो मैंने डिसाइड किया। 2018 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो मैं जो अपना मेरी जो मेरे को आपको मेरे को बताने का जो तरीका था, इसका रीजन ये था कि डिस्पाइट मैं आईआईटी एनआईटी इस तरह के बड़े कॉलेज से नहीं हूँ, जिंदगी में ऐसा कोई खास मैंने कभी इतना अचीव नहीं किया जो यूजुअली लोग लाइक ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं या टॉपर रहते हैं अपने स्टेट बोर्ड के। आई वाज नन ऑफ दैट, ठीक ठाक स्टूडेंट था मैं। तो आई थिंक ये आपके लिए भी ग्रोथ होनी चाहिए कि अगर आप किसी बड़े कॉलेज से नहीं है, बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं है, आप एवरेज स्टूडेंट भी रहे हैं अपनी लाइफ में, तो यूपीएससी की सबसे अच्छी चीज ये होती है कि ये आपको आपके पुराने गुनाहों की सजा नहीं देता है। अगर आपके 12th में 50% के साथ आप पास हो रहे हैं, ग्रेजुएशन में 50% है, नो इश्यू, नो डाउट, आपको पूरी पोटेंशियल पूरा चांस रहेगा कि आप यूपीएससी को टॉप कर सकते हैं, यूपीएससी में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आई थिंक मैं आपके सामने एक लिविंग एग्जांपल हूं उसका, तो इसलिए मैंने ये चीज आपको बतानी चाहिए। दूसरी चीज मैं अपनी जर्नी के बारे में शॉर्ट में आपको बताता हूँ। 2018 सितंबर में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। मोस्टली सेल्फ स्टडी थी, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन मैंने करने पाया, क्योंकि फिर आईआईटी अटेम्प्ट का एक बुरा सपना था कि 2.5-3 लाख की कोचिंग लेके दिल्ली में करेंगे, इसमें भी नहीं निकला तो यार एक बोझ बन जाता है कि इस एज में जब आपको कुछ पैसे कमा के घर पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो आप पापा से ही पैसे मांग रहे हैं कि अब वो और पैसे दीजिए और पैसे दीजिए। तो मैंने सोचा सेल्फ स्टडी करके करेंगे, यूपीएससी नहीं होगा तो कुछ छोटा मोटा एग्जाम तो निकल ही जाएगा। तो 18 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ, तो उसके बारे में शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या गलतियां करी, इसकी वजह से सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को 58 रैंक ऑल इंडिया मिली है। आई थिंक मैंने जब स्टार्ट किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मेरा नोट मेकिंग का थोड़ा उसमें मेरी कमजोरी थी। ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। जब मैं प्रीलिम्स लिखने जा रहा था तो मेरा ऑप्शनल 10% भी कंप्लीट नहीं था। उसके अलावा जो मेरे स्टैंडर्ड बुक्स होती है जिनकी आपको बेसिक रिवीजन होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होती है, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए होती है,
लाइक लोग कहते हैं कि एटलीस्ट 5 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, मेरा 2 बार भी नहीं था। तो ये एक चीज मेरे को लगी कि मेरे को एम्पल नंबर ऑफ रिवीजन नहीं मिल पाए थे, जिसकी वजह से प्रीलिम्स में बहुत कम मार्क्स आए थे। सीसेट मेरा ठीक ठाक था, तो सीसेट में अल्हम्दुलिल्लाह 110 115 कुछ मार्क्स थे मेरे। लेकिन जीएस में जो नोट मेकिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे, टेस्ट सीरीज पर ज्यादा फोकस नहीं किया था, आई थिंक जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन जो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने जो पढ़ाई के साथ साथ इंप्रूवमेंट किया, उससे ज्यादा जरूरी ये था कि आई थिंक मैंने पॉजिटिव सोच रखी, जो आपकी बिलीफ सिस्टम होता है आपके अंदर। मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ने हमेशा मेरे में यकीन रखा और मेरे को एक इंस्पायर या मोटिवेट किया कि यू शुड बी बिलीविंग इन योरसेल्फ। एक बार नहीं निकला, 2 बार भी नहीं निकला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार आपसे नहीं निकलेगा एग्जाम। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, थर्ड अटेम्प्ट का फॉर मुहिबुल्लाह है, अपनी जर्नी शेयर करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन उनकी जर्नी रही है, सेटबैक्स उनको बहुत रहे हैं कंपेयर टू मी। मेरे को तो सेकंड अटेम्प्ट में कामयाबी मिल गई, जो लोग चौथे अटेम्प्ट तक भी जाते हैं, इवन फिफ्थ अटेम्प्ट। किस तरह से अपने को मोटिवेटेड रखने की, इतना डिफिकल्ट एग्जाम आपको लगे रहना है, तो इसमें मेरे को लगता है कि जब तक आपको अपने पे यकीन नहीं रहेगा कि यार मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, आप कितनी भी बुक्स पढ़ लें, कोई आपको कितना भी मोटिवेट या इंस्पायर कर दे, until that belief system is missing from you, I think it will be very difficult to clear this exam। पढ़ाई आप भी करिए, मैंने जो पढ़ाई करी है, आप उससे कम पढ़ाई नहीं करेंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे, नहीं कोई और करता है। लेकिन आई थिंक मेरे लिए जो डिफरेंस रहा वो यही था कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे 2 चीजें मेरे को हमेशा पॉजिटिव, एक रहा कि मेरे को अपने खुद पे यकीन रहा, लेकिन उससे ज्यादा मेरे को खुदा की जात पे भरोसा था। मेरे को उन पे तवक्कुल था कि यार अगर मैं इस जर्नी में आया कूदा हूं तो कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ। हो सकता है यूपीएससी ना मिले, लेकिन एटलीस्ट स्टेट सर्विस जैसे आपके केस होता है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो हमारे यहाँ राजस्थान सर्विसेज आरएएस होता है, तो मेरे को था एटलीस्ट वो तो निकल ही जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब अल्लाह देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो उस तरह की एक सक्सेस मेरे को मिली अल्टीमेटली। तो ये कुछ चीजें मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में इंप्रूव करी थी, पढ़ाई की साइड से जो मैंने आपको बताया। सेकंड साइड जो बिलीफ सिस्टम था वो बहुत जरूरी था। मेरे काफी फ्रेंड्स थे, जिसमें मेरा एक मैं जिक्र करना चाहूंगा आफ्ताब का। उन्होंने मेरे को एक बहुत एक अच्छी चीज हमेशा सिखाते रहते थे कि एक फिलॉसफी होती है स्टोइसिज्म की। बेसिकली इसमें क्या होता है कि वो कहती है कि योर हैप्पीनेस और योर स्टेट ऑफ माइंड इज नॉट डिटरमाइंड बाय द सिचुएशन यू आर इन। आप जिस पोजीशन में है, जिस सिचुएशन में है, वो ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप खुश रहेंगे या आप गमज़दा रहेंगे। आपका रिएक्शन कैसा रहेगा उसकी तरफ, हाउ टू परसीव थिंग्स व्हेन यू आर पुट इनटू दैट सिचुएशन, दैट विल डिसाइड। तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, वही मैंने बोला कि मैंने अपने पे बिलीफ रखा है, डिसाइडेड किया। हुआ दुख होता है, मेरे को भी गम हुआ, थोड़ा रोया, इधर उधर टाइम पास किया, लेकिन जब मैंने सोचा कि यार ठीक है, दिस इज इनफ, दिस इज डन, पूरा टाइम रोते रह गए तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो देन आई पुट माय सेल्फ अगेन इनटू दैट प्रोसेस, कीप ग्राइंडिंग एंड ये पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम के साथ आई थिंक अल्टीमेटली आपको भी इसमें सक्सेस मिलेगा। उसके अलावा आई थिंक जो छोटी सी चीजें मैं मेंस के साथ साथ बताना चाहता हूँ, एक लास्ट चीज प्रीलिम्स में, जो अगर आपने प्रीलिम्स दिया है इस साल, ये हो सकता है मे बी अगले साल देंगे, आने वाले सालों में देंगे। सीसेट आज एक एक्चुअली स्किल बनता जा रहा है यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए। आप जीएस में लोग 110 120 मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन सीसेट में रह जाते हैं। तो दिस कम्स फ्रॉम इंट्रोस्पेक्शन। आप डिसाइड कीजिए, टेस्ट दीजिए, आपका सीसेट का लेवल कैसा है। मेरा सीसेट का लेवल अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक था, तो मैंने ज्यादा फोकस नहीं करा सीसेट को पढ़ने पे। मेरे ठीक मार्क्स आ जाते थे, मैं 6-7 टेस्ट दिए, मैंने देखा है ऑलमोस्ट सब में 100+ स्कोर आ रहा है, तो मैंने सीसेट में उतना फोकस नहीं किया। लेकिन मेरे काफी फ्रेंड्स ऐसे थे जो 80 के आसपास स्कोर करते थे, एंड बिलीव कि 80 आ रहा है मेरा, तो यूपीएससी निकल जाएगा। लेकिन यूपीएससी का सीसेट एग्जाम कंडीशंस होती है, आप कितने भी टेस्ट ले लेंगे वो आप रिक्रिएट नहीं कर सकते। जो प्रेशर और नर्वसनेस आपको एग्जाम के दिन में रहेगी, वो आप कितना भी यहाँ पे रख लें, टेस्ट सीरीज दें, क्लासरूम कोचिंग में दें, वो क्रिएट नहीं हो पाता। तो आप अपने आप को समझिए कि यार क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, किस पे आपको काम करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है सीसेट, तो प्लीज अपने लिए निकालिए और ऑलमोस्ट एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा डेली सीसेट को दीजिए। क्योंकि मैंने तो एक एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जब आप जीएस में 110 120 आ रहे होते हैं और पता चलता है सीसेट में 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो जो झटका लगता है प्रिपरेशन के दौरान वो अनइमेजिनेबल होता है। आपको लगेगा कि यार जीएस में मैंने इतना अच्छा स्कोर किया, लेकिन सीसेट एक ऐसी छोटी सी चीज थी जिसकी वजह से मेरा एग्जाम क्लियर होने से रह रहा है। तो सीसेट पे आपको ध्यान देना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा यूपीएससी का सॉल्व करिए। मैं जिस भी किसी टॉक शो में जाता हूँ तो वहाँ मैं एक एग्जांपल जरूर देता हूँ कि मुझे अभी भी याद है जब मैंने यूपीएससी का प्रीवियस ईयर सॉल्व करना स्टार्ट किया था 2017 में, कैसे पुराने पेपर्स आपको अगले सालों में हेल्प करते हैं। उससे एक एग्जांपल है 2017 में मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें उन्होंने पूछा था व्हिच टेंपल इज सिचुएटेड ऑन व्हिच ऑफ द हिल रेंजेस।
तो 3 टेम्पल्स के नाम दे रखे थे, 3 हिल रेंजेस के नाम दे रखे थे। उसमें एक टेम्पल था ओमकारेश्वर टेम्पल, जो आई थिंक सतपुरा या विंध्याचल में कहीं पे सिचुएटेड है। तो उस साल अगर किसी ने वो क्वेश्चन देखा होता, उसको एनालाइज किया होता, अगले साल सिमिलर पैटर्न को उन्होंने क्या पूछा, 2018 में यूपीएससी पूछता है कि 4 ऑप्शन देता है, which of the following is not a sun temple, इसमें से सूर्य मंदिर या सन टेम्पल कौन सा नहीं है। उसमें एक ऑप्शन होता है ओमकारेश्वर। किसी ने 2017 का पेपर सॉल्व करके एनालाइज किया होगा, देखा होता कि यार दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, कहां पर है, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको फ्री के 2 मार्क्स बोनस में मिल जाता है अगले टेस्ट में। और ये जस्ट एक एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे। तो प्रीलिम्स हो या मेंस कोई भी स्टेज हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना आई थिंक आपके लिए एक बहुत जरूरी चीज है जो आपको करनी चाहिए। रिगार्डिंग मेंस में बोलूंगा कि मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज अ मस्ट। आंसर राइटिंग के लिए आप अपना पूरा सिलेबस होने तक नहीं रुकिए। आप यहाँ पर एनरोल्ड हैं, यहाँ पे आपको आंसर प्रैक्टिस कराई जाती होगी, टेस्ट होते होंगे, उनको रिलीजियसली लिखिए, डरिए मत। एक फोबिया रहता है कि यार स्टार्टिंग में मेरे आंसर्स अच्छे नहीं है तो मैं क्यों लिखूं, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा। लेकिन यूपीएससी में बोला जाता है कि 100% सिलेबस आपका कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, आप कभी सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। जब आप छोटे-छोटे टॉपिक्स भी आपने कंप्लीट कर लिए, फॉर एग्जांपल पॉलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इस तरह के टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए, यू स्टार्ट राइटिंग प्रीवियस ईयर आंसर, यू स्टार्ट राइटिंग, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराती हैं। आप उनके मॉडल आंसर से खुद को इवैल्यूएट करिए, अपने फ्रेंड्स में साथ एक दूसरे के आंसर्स कंपेयर करके पीयर इवैल्यूएशन करिए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने आंसर राइटिंग भी नहीं करी थी, अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर भी हो जाता तो मेरा मेंस नहीं निकलता। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है कि आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, प्रीलिम्स की भी पढ़ाई करनी है, तभी आप इस एग्जाम को कम समय में, आई थिंक मुझे लगता है कम बजट में इसको क्लियर कर पाएंगे। तो आंसर राइटिंग इज अ मस्ट, चाहे कोई सी भी चीज हो। उसके बाद ऑप्शनल है, ऑप्शनल आप अगर डिसाइड नहीं किया है तो सिलेबस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, टॉपर्स बॉक्स देखिए, जो सिलेबस में जो ऑप्शन में आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से उस ऑप्शनल को डिसाइड कीजिए। मैंने अपने ऑप्शंस को नैरो डाउन किया था, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। अल्टीमेटली मुझे लगा कि एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, सिलेबस भी ठीक था, उसका ज्यादा वास्ट नहीं था, पैरेलल में कवर कर सकता था। तो इंटरेस्ट वाला फैक्टर है, उसको पैरामाउंट करिए जब भी आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर रहे हैं। सिर्फ ट्रेंड के साथ में चाहिए कि यार ये ऑप्शनल को बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, टॉपर सारे ऑप्शनल लेते हैं, क्योंकि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, जैसे एंथ्रोपोलॉजी में थोड़ा बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कैरी नहीं कर पाएंगे 2 साल 3 साल तक। तो वो चीज आपको ध्यान रखना चाहिए ऑप्शनल के लिए। मेंस का मैंने आंसर राइटिंग बता दिया, वो बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर रीडिंग, यस, बहुत सारे लोग होते हैं आजकल मैगजीन्स आ गई है मार्केट में, तो न्यूज़पेपर को इग्नोर करने लगे, न्यूज़पेपर रीडिंग को इतना ध्यान नहीं देते हैं। I'm not talking about taking notes from the newspaper, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग should become a habit in your preparation। मेरा सबसे पहले रूटीन में ये काम रहता था, सुबह उठने के बाद I would use to read the newspaper, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको करंट अफेयर्स की नहीं मिलते हैं, बट यू गेट द टैग ऑफ रीडिंग एंड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे यूपीएससी के लिए, व्हाट मैटर्स इज आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप को आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से अपनी बात आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने रख पा रहे हैं। तो उसके लिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप करंट अफेयर मैगजीन से सप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन नोट्स मत बनाइए उसके, थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छी चीज उसमें कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं दैट यू कैन यूटिलाइज इन मेकिंग योर नोट्स, लेकिन प्लीज मेक इट योर प्राइमरी सोर्स एंड मैगजीन जो करंट अफेयर की है उसको आप अपना सेकेंडरी या सप्लीमेंट्री सोर्स रखिए। और इस तरह से आई थिंक करंट अफेयर को इंटीग्रेट करके आप एक बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मुकम्मल अंजाम दे सकते हैं। लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहूंगा आपके लिए वो है इंटरव्यू से रिलेटेड। आई थिंक इंटरव्यू की जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो प्लीज डोंट स्टार्ट व्हेन द इंटरव्यू मेंस का रिजल्ट बाहर आता है। द डे यू आर स्टार्टिंग फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन और ओवरऑल प्रिपरेशन, यू हैव टू स्टार्ट फॉर इंटरव्यू आल्सो, क्योंकि 1 या 2 महीने में आप कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं ला पाएंगे अपनी पर्सनालिटी में। लाइक मेरा एग्जांपल था कि आज से 2 या 2.5 साल पहले अगर मेरे को इस तरह से बोला जाता कि आप यहाँ बैठ के इतने लोगों को एड्रेस करेंगे आप, तो आई वुड हैव अटेंडेड देयर। कश्मीर की जगह एम्बुलेंस खड़ी होती, मेरे को ले जा रही होती, मैं इतने लोगों को देख के मेरे को इतनी नर्वसनेस होती थी, स्टेज फ्राइट होता था, लाइक 1 मिनट में बोलना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन जब मैंने इस प्रिपरेशन को स्टार्ट किया तो मुझे लगा यार 5 लोगों को मुझे फेस करना पड़ेगा, तो आई नीड टू डेवलप दैट हैबिट आल्सो कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग थोड़ी आनी चाहिए। तो इस तरह से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और इस चीज को भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं, टाइम तो इतना ज्यादा नहीं है, जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगी इस वक्त के दौरान मैंने आपके साथ शेयर करी है। उसके साथ आप बस जो भी आप कर रहे हैं, आई थिंक लास्ट एक चीज जो मैं बोलूंगा कि सक्सेस के लिए यूपीएससी में तेरा 3 Ds,
पहला लिए डिजायर, आपकी डिजायर होनी चाहिए मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, वो जुनून और आग आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा डी है डिटर्मिनेशन, यू शुड बी डिटरमाइंड कि जो मैंने गोल अपने टारगेट सेट कर लिया है उसको अचीव करके ही दम लूंगा, उससे पहले रुकूंगा नहीं। एंड वो डिटर्मिनेशन जब आप कभी किसी स्टेज पे किसी मरहले पे आप फेल भी होंगे, दैट विल हेल्प यू टू सेव टू, आगे बढ़ने में आपको मदद करेगा वो डिटरमिनेशन। आई थिंक तीसरा डी जो है वो है डेडिकेशन, unless and until you are very 100% dedicated to your goal, UPSC is a tough nut to crack। अगर आपने डिसाइड किया कि यार मेरे को 2 दिन में पॉलिटी का ये टॉपिक खत्म करना है, लेकिन आपको कोई फ्रेंड आ गया चलो घूमने चलते हैं, पार्टी करने चलते हैं, वहां पे आपका डेडिकेशन टेस्ट होगा। यू हैव टू सी दैट जब तक मैं ये टॉपिक खत्म नहीं करूंगा, आई विल नॉट गो फॉर एनी पार्टीज, आई विल नॉट गो फॉर मेरे फ्रेंड से मीटिंग या कोई भी हो, गर्लफ्रेंड भी हो, उससे भी नहीं हुई। सब आपको लाइक इट्स लाइक अ कुर्बानी, आपको कुर्बानी वो देनी पड़ेगी, कोई नहीं जाएगा, आपको दोस्त कहीं नहीं जाएगा। मेरे दोस्त जिससे मैं बात नहीं करता था, लेकिन दोस्ती थी उनसे, एक बार रिजल्ट आ जाता है तो वही भी बात करना चाहते हैं, यार फोन तो उठा लो मेरा, बोला यार फोन उठाने के लिए वक्त ही नहीं हो रहा है, क्या करें। तो ये सब चीज आपके साथ रहेगी, लेकिन जो ये आपके पास प्रिपरेशन का थोड़ा सा वक्त रहेगा, इसको अगर आपको छोटा करना है तो ये 3 चीज आई थिंक आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड इंशाल्लाह उसके बाद आपकी मेहनत है जो कामयाबी आपके लिए रंग लाएगी। यूपीएससी इज नॉट डिफिकल्ट थिंग, इट इज नॉट इम्पॉसिबल थिंग, डिफिकल्ट है इम्पॉसिबल नहीं है, आप डेडिकेटेड रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर आपको मिलेगी। सो आई थिंक दिस इज इट, आई विल फिनिश माय टॉक ओवर हियर एंड आई विल गिव माय बेस्ट विशेस। इंशाल्लाह जितने भी यहाँ पे आप सब बैठे हैं हज़रात, लड़के लड़कियां जितने भी, मेरी बेस्ट विशेस हैं कि इंशाल्लाह अगली बार, अगर इस बार आपने पहले किया है नहीं निकला, अगर निकला है तो बहुत बहुत मुबारक, नहीं निकला है तो अगर अगली बार जब भी आप देंगे तो आप में से यहाँ से ज्यादा ऑफिसर्स मेरे को सुनने को मिलेंगे, कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से ओवरऑल रिप्रेजेंट कर पाएंगे, कुछ बेहतर अपनी जिंदगी के साथ और अपने कम्युनिटी और रीजन के लिए भी कर पाएंगे। तो माय बेस्ट विशेस टू यू एंड थैंक यू वेरी मच मेरे को इतना झेलने के लिए। हेलो एवरीवन, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ठीक चुका बिल्कुल ठीक। अभी तक मैंने कुछ सेंटेंसेस सीख लिए अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर, और आप यूनाइटेड माइंड्स ने मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। वेरी थैंकफुल टू यू गाइस दैट यू कॉल्ड मी हियर, बट देयर सो मेनी एस्पिरेंट्स एट वन प्लेस। मैं अपना छोटा सा इंट्रो फिर से दे देता हूँ। मेरा नाम सिर्फ मोहम्मद हारिस सुमैर है, वो शायद कुछ नेम बोलते कुछ एरर हो गई थी, मेरा नाम सिर्फ हारिस सुमैर है और मैं कर्नाटका से आता हूँ। कर्नाटका, यू गाइस would know Karnataka, so it's too far from here, 2000 kilometers away, but I have come here to address you guys. But इस बार मुझे यूपीएससी में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में 270 रैंक मिला है और उम्मीद है कि मैं एज एन आईएएस ऑफिसर फैजान के साथ ट्रेनिंग ज्वाइन कर लूँगा और हम दोनों साथ में जाएंगे। कमिंग टू सिविल सर्विसेज, मेरा ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। यहाँ पे किसी और का पीएसआई ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, अच्छा काफी कम लोगों का है, बट कोई बात नहीं। आई वुड टॉक अबाउट जनरल स्टडीज एंड इंटरव्यू और प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ चीज एड्रेस करना चाहूंगा। जैसे फैजान भी बोल रहे थे पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में, तो मुझे भी लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आईएएस हो, केएएस हो या कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मतलब मान लीजिए अगर आपका एटीट्यूड ही नेगेटिव है, if your attitude is negative then obviously the results which you guys would get would be negative। तो अगर आप शुरुआत ही करें तो पॉजिटिव एटीट्यूड, मुस्बत सोच के साथ करें। उर्दू में वर्ड है मुस्बत, मुस्बत मतलब होता है पॉजिटिव, इसी से मिलता जुलता एक और एक वर्ड है मुसीबत। तो अगर आपकी सोच मुस्बत हो, पॉजिटिव हो, आप कोई भी मुसीबत को पार कर सकते हैं। तो always keep your attitude positive and very hopeful, and when you dream big, जब आप बड़े सपने सोचते हैं तब भी आपको कुछ सक्सेस मिलती है। अगर सपने ही आप छोटे देखेंगे तो रिजल्ट भी आपको छोटा ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये जनरल बात थी, बट अगर एग्जाम की बात करें, प्रीलिम्स की स्पेशली, तो प्रीलिम्स में 2 स्टेजेस होते हैं, 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल स्टडीज का और दूसरा पेपर सीसैट का। तो जनरल स्टडीज की स्ट्रेटजी तो फैजान ने आपको बता दी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, और उसके एनालिसिस के बगैर आपको पता नहीं होता कि किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एनालाइज करें, देखें कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और उसी के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को भी अलाइन कर सकते हैं। इफ यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, बेस्ड ऑन दैट यू वुड नो व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी।
So that is very important when it comes to revision. Apart from this, मैंने केएस का भी पेपर देखा था जो हाल ही में हुआ था, तो उसमें मैंने देखा काफी सारे एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस थे। तो जो आपकी एनसीईआरटी जैसे होम्योस्टैटिक्स ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो एनसीईआरटीज को भी आप अच्छे से रिवाइज करें और उसके बाद एडवांस बुक को भी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। एक बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ता है। जैसे फैजान भी बता रहे थे कि जो एडवांस बुक्स होती हैं उनको 4 से 5 बार रिवाइज करना पड़ता है। तो आप एक स्मार्ट वर्क की तरह अपना टाइम टेबल बनाएं और उस पर स्टिक करते हुए रिवाइज करें। इफ यू डोंट मेक ए टाइम टेबल या शेड्यूल या टारगेट्स अगर आप फिक्स नहीं करते हैं तो आप एफएसआर वे में ऐसे ही पढ़ते जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। कुछ टॉपिक पढ़ने के लिए 3 दिन, कुछ टॉपिक के लिए 1 दिन, कुछ भी लग जाएगा। सो मेक ए प्लान। If you don't plan, then it's like you're planning to fail. So always make a targeted plan, weekly plan and daily plan. और अपने टारगेट्स को रेस्पेक्ट करें। अगर जो डेली का टारगेट है उसको उसी दिन खत्म कर लें। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि 14-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, ये तो मिथ है। मैं तो 6 से 8 घंटे से ज्यादा कभी नहीं पढ़ा पर्सनली। इसमें बात आती है डिसिप्लिन की। तो जो 6 से 8 घंटे जो पढ़ रहे हैं वो डिसिप्लिन और क्वालिटेटिव स्टडी होनी चाहिए। अगर आप उसमें ही बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो वो आपकी क्वालिटी की पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। हो सकता है कि अगर आप क्वालिटी वाली स्टडी करें तो सेम चीजें जिसको 13 घंटे लग सकते हैं वो आप 6-7 घंटों में पढ़ सकते हैं। तो जब आप पढ़ाई करें थोड़ा अच्छे से मतलब बी रेस्पेक्टफुल एंड बी डिसिप्लिन्ड व्हेन यू स्टडी एंड दैट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। और जो बाकी टाइम बच जाता है फिर आप घूमने भी जाएं, शिकारा में अपने दोस्तों के साथ फिल्में भी देखें, मतलब जहाँ पे भी घूमने जाना है, फुटबॉल भी खेलें, क्रिकेट भी खेलें। तो साथ में दोनों चीजों को बैलेंस करके लेके चलें, क्योंकि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह ये सब चीजें भी खेलते रहेंगे तभी आप पढ़ाई भी अच्छी कर सकते हैं। तो एक्सक्लूसिवली पढ़ाई नहीं करनी, साथ में whenever you want to have fun, you can always carve out some time to have fun. But for that you have to be disciplined in your study, and then only you will be able to carve time for other activities. अगर आप डिसिप्लिन ही नहीं है तो बाकी तो वक्त ही ज़ाया हो जाएगा। In coming to CSAT, जैसे जो पॉइंट CSAT वगैरह पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में CSAT को काफ़ी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर होता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई ना करें तो आपका पहला पेपर में आप कितने भी मार्क्स लाओ वो ज़ाया है, वो वेस्ट है। आपका 1 साल तक आपका वक्त वेस्ट हो जाएगा। तो CSAT के पेपर पे ध्यान दें, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में, और मैथ्स के किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बेसिक क्वेश्चंस जैसे आते हैं स्पीड टाइम के, वर्क टाइम के, तो इस टाइप्स को आइडेंटिफाई करें और हर टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस करें, एडवांस्ड और बेसिक। तो उससे आपका CSAT आसान हो जाएगा। और जो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट होती है उससे आपका कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प होती है। तो इन हैबिट्स को भी कंटिन्यू रखें। एंड कमिंग टू मेंस, इन जनरल अगर मैं बताऊं तो मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आपके नोट्स रेडी होने चाहिए टॉपिक वाइज। GS 1, 2, 3, 4 जितने भी पेपर हैं सबके आपके पास टॉपिक वाइज सिलेबस के हिसाब से नोट्स रेडी होने चाहिए। अगर आपके पास नोट्स ही रेडी ना हो, जब आपको आंसर लिखना होगा आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, आप तभी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन से कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट करते रहोगे। लेकिन अगर आपके पास नोट्स हो तो वो आपके विजुअल मेमोरी में रहेंगे और एटलीस्ट वो चीज़ें तो लिख पाएंगे जो आपके नोट्स में है, और उसके अलावा जो आपके करंट अफेयर पढ़ा होगा वो भी लिख सकते हैं। तो मेक योर नोट्स। और एक दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ मेंस के लिए कि आप कितना भी पढ़ लो वो एक तरफ है, पढ़ाई के अलावा आपको आंसर राइटिंग भी करनी जरूरी होती है। मान लीजिए आपको बहुत दुनिया भर का नॉलेज है, हर चीज़ पता है, you know everything, but if you are unable to write a question, address a question in 150 words or 200 words, then all your knowledge is useless. So besides studying and reading, you also have to do answer writing practice, regular answer writing practice, GS 1, 2, 3, 4 wise. इसमें भी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और एक्सपेक्टेशन क्या है, डिमांड क्या है एग्जाम की। तो और एक मेंस के लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेंस की आपकी तैयारी प्रीलिम्स के रिवीजन से पहले ही कंप्लीट हो जानी चाहिए, एक इंटीग्रेटेड वे में कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद बहुत कम वक्त होता है मेंस के लिए। तो मेंस की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वगैरह वो आप इंटीग्रेटेड वे में प्रीलिम्स के रिवीजन से पहले ही कंप्लीट करें या साथ में करें, तो उससे आपका वक्त भी बचेगा और एक तरह से स्मार्ट वर्क कर पाओगे। जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, KS हो या IAS हो, ये सिर्फ हार्ड वर्क डिमांड नहीं करता, ना ही सिर्फ स्मार्ट वर्क, ये डिमांड करता है स्मार्ट हार्ड वर्क,
कि आप हार्डवर्क भी करें बट थोड़ा सा उसको स्मार्टली करें। तो ये स्ट्रेटजीज हैं जिसके जरिए आप मेंस यू कैन एज द रेस ऑफ मेंस इफ आई वर टू से दैट। और पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू की बात आती है तो इंटरव्यू ऐसी चीज नहीं है कि यू कैन नॉट चेंज योर पर्सनालिटी इन अ मैटर ऑफ 1 month or 2 months। पर्सनालिटी इज नर्चर्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आप प्रीलिम्स मेंस ये सब कर रहे हैं तभी आप अपने दोस्तों के साथ इंटरैक्ट करें, उनके साथ आइडियाज डिस्कस करें। जिस तरह से इस इंस्टीट्यूट का ही नाम है इग्नाइटेड माइंड, तो आपका जो माइंड है वो इग्नाइटेड एंड क्यूरियस होना चाहिए अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो लेट्स से इकोनॉमी की बात आप मतलब आप फिल्मों के बारे में भी बात करें अपने दोस्तों से कि शाहरुख खान की ये नई फिल्म आई है, ये कैसी लगी, ये सब बातें भी करें। और इसके अलावा कभी कभी इकोनॉमी के ऊपर भी बातें करें कि इकोनॉमी को रिवाइव कैसे करना है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, इस पर भी डिस्कशन करें, डिबेट करें, हेल्दी डिबेट, लड़ने के लिए नहीं बस आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए। क्योंकि जो इग्नाइटेड या क्यूरियस माइंड होते हैं उनसे जो आइडियाज निकलते हैं वही फिर जाके ट्रांसफॉर्म करते हैं सोसाइटी को। क्योंकि इसकी टैगलाइन भी मैं देख रहा था है बी द चेंज। तो आपका मकसद होना चाहिए कि आप समाज को कैसे सुधार सकते हैं, माशरे को कैसे सुधार सकते हैं, हाउ यू कैन चेंज द सोसाइटी। आप सोसाइटी को, माशरे को बदलेंगे, आपका जो प्रदेश है, जो जगह से आप रहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर आगे बढ़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर आगे बढ़ेगा तो ओवरऑल नेशन भी आगे बढ़ेगा, बिकॉज यू गाइस आर एसेट्स। अब यूथ हैं, आप एसेट्स हैं, तो आप इस डायरेक्शन में काम करें एंड यू कैन कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली। एंड मतलब ऑन ए फाइनल नोट बस इतना कहना चाहूँगा कि मुस्बत सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अपने तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट अपने तरफ से कोई एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा सा स्मार्ट हार्ड वर्क करें, जो टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजीज अपनाएं और इस एग्जाम को बेटर करें। दैट इज ऑल, थैंक यू। आवाज आ रही है? कितने लोग यहाँ पहली बार देने वाले हैं? इन्होंने पहले दिया था एक बार। अच्छा, एक ने दिया, सब नए हैं, ठीक है। तो स्टेज 3 स्टेजेस हमने बता ही दिया बेसिक, है ना। तो आई थिंक एवरीबॉडी नोस कौन सी किताबें पढ़नी है। सबको बेसिक किताबें सबको ऑनलाइन पता है, या कि आप कोचिंग में आए तो फिर कोचिंग में पता चल जाएगा कौन सी किताबें पढ़नी है। तो दैट इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। आई एम गोइंग टू टेल यू को पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी व्हिच आई फॉलोड इज कि मैंने हर सब्जेक्ट को स्टार्टिंग बता रहा हूँ आपको कैसे सिलेबस है। लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, ये नहीं बताता कैसे करना है। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि स्ट्रेटजी व्हिच आई फॉलोड इज कि हर सब्जेक्ट को मैंने 1 महीना दिया था। 6 सब्जेक्ट हैं, 6 महीने में सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है प्रीलिम्स का, ठीक है। कितनी भी किताबें होंगी वो 1 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हो। लक्ष्मीकांत कितनी भी मोटी है, पॉलिटी कितनी भी किताबें पढ़नी हो 1 महीने में खत्म हो जाती हैं। इकोनॉमिक्स आपका 1 महीने में आराम से खत्म हो जाता है, उससे पहले भी हो सकता है। और आर्ट एंड कल्चर या एशियन आप उठाएंगे वो भी ज्यादा समय नहीं लेता। कोई भी सब्जेक्ट 1 महीने से ज्यादा आपका नहीं ले सकता है। 6 महीने में आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। रिवीजन का तरीका क्या होता है वो ये होता है जो मैं फॉलो करता हूँ। टेल यू कि अगर आज सर ने मुझे कुछ पढ़ाया है, अगर आज ट्यूसडे को पढ़ाया है तो मैं अगले ट्यूसडे को उसी को रिवाइज करूंगा, फिर अगले ट्यूसडे उसी को रिवाइज करूंगा। ये 8 ट्यूसडे में करता था। फिर उसके बाद जब 9 ट्यूसडे आएगा तो पहला ट्यूसडे खत्म हो जाता है, फिर 8 ट्यूसडे फिर मैं रिवाइज करता था। तो अगर किसी चीज को मैं अगर 8 बार पढ़ ले रहा हूँ, अगर बिकॉज आई नो मेरी मेमोरी वीक है, आप में हो सकता है बहुत लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी होगी, तो यह लकी आपको अल्लाह ने बहुत दे दिया है, मुझे नहीं दिया था, इतना मेरी मेमोरी बहुत वीक थी। तो मैं ऐसे फॉलो करता था अपनी स्ट्रेटेजी कि मैं 8 बार पढ़ता था, मुझे फिर वो याद हो जाती थी कोई भी चीज, मुझे दिक्कत नहीं होती। इसलिए मुझे लक्ष्मीकांत मैंने पहले अटेम्प्ट में ही एक बार आप पढ़ लेते हो, जब आपको याद हो जाती है तो उसको दोबारा रिवाइज करना बहुत आसान होता है। एक समय ऐसा था जब मेरे को पहले बार में 14 दिन लगे पढ़ने में, एक समय एंड तक मुझे 2 दिन लगे थे पढ़ने में लक्ष्मीकांत पूरा, क्योंकि मुझे पूरा रटा हुआ था। ये हो गई प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी आपकी, है ना। उसके बाद प्रीलिम्स को आप टेस्ट दें, खूब सारा टेस्ट दें, लेकिन एंड मोमेंट पे आप किसी टेस्ट सीरीज कोचिंग का ना दें, आप यूपीएससी का टेस्ट सीरीज दें, जो यूपीएससी का पेपर है। क्योंकि आपकी मेंटालिटी यूपीएससी में जाने वक्त यूपीएससी के एग्जाम की लायक होनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग और यूपीएससी की मेंटालिटी सेम नहीं हो पाती हमेशा। तो थोड़ा सा सर लोग गाइड कर देते हैं, उस लेवल तक आपको पहुंचा देते हैं। और उसके बाद आवाज आ रही है, उसके बाद जो है आप यूपीएससी का पेपर दें, ताकि आपकी मेंटालिटी यूपीएससी टाइप की बन जाए। जब आपका नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद कुछ ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स होते हैं जो पेपर सॉल्व करने के काम आते हैं, वो भी आपको सर बताते हैं, या फिर आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, बहुत फ्रीली अवेलेबल है। उसका मेन स्ट्रेटेजी होती है कि मेन आंसर राइटिंग कहते हैं लोग करना है, उसमें बताता हूँ क्या करना है। उसमें 3 पार्ट होते हैं मेन आंसर राइटिंग में। पहला कंटेंट होता है,
दूसरा पेपर कंप्लीट होता है, तीसरा स्ट्रक्चर होता है। आपको सबसे पहला काम उसमें कंप्लीट करना है कि आपको पेपर कंप्लीट करना है। अगर आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आप कितना भी कंटेंट बना लीजिएगा, कितना भी स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, किसी काम से नहीं होगा। तो इसलिए आप पेपर कंप्लीट करना, ये आपकी ड्यूटी है। ये आप कैसे करेंगे ये आप जानें। आपको पेपर कंप्लीट करना है, टाइम लगाइए, पेपर कंप्लीट करिए। उसमें आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो मैंने पहली बार जो पेपर अटेम्प्ट किया था, मैंने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। यूपीएससी में मेंस 3 बार दे चुका हूँ और तीनों बार आज तक बस एक बार ही हुआ है जब मेरे क्वेश्चन छूटे हैं। हर बार पेपर कंप्लीट होता है, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट। पहली बार मैंने 40 पेज के टेस्ट दिए थे। प्रीलिम्स के मैंने पहली बार में 80 टेस्ट पेपर दिए थे। तो इस लेवल का आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी अपनी तरीके होंगे पढ़ने के, अपना समय होगा। सर ने कहा सर 6 से 8 घंटे पढ़ते थे, मुझे समय लगता था क्योंकि मुझे पता है मैं वीक स्टूडेंट हूँ। तो मैं 10 से 12 घंटे भी पढ़ा हूँ पहले अटेम्प्ट में। उसके बाद मेरे से कम हो गया क्योंकि पहले अटेम्प्ट में आपके एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। यूज इट, यूटिलाइज इट, क्योंकि वो एनर्जी धीरे-धीरे डिक्लाइन होती है। मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता दूं 3 अटेम्प्ट के बाद आप 6 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं बचती है आपके अंदर। तो जब तक आपके अंदर एनर्जी है, आप 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, जितना पढ़ सकते हैं पढ़े। फ्रेश होने के लिए टाइम निकाले, रिफ्रेश हो, क्योंकि आपका ग्राफ डिक्लाइन होता है। जैसे आप 3 घंटे की सीटिंग लगाएंगे, आपको ग्राफ डिक्लाइन होता है एनर्जी के लिए। तो आप 2 घंटे या 1 घंटे बाद गैप ले, जैसा आपको लगता है। जैसे आज मैं आधे घंटे बाद गैप लेता हूँ, फर्स्ट में 3 घंटे बाद गैप लेता था। ये आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है। जस्ट नो योरसेल्फ, बेस्ट थिंग है जस्ट नो योरसेल्फ कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी मेमोरी कहाँ स्टैंड करती है, आपकी सिटिंग कितनी लंबी हो सकती है, आप हार्ड वर्क कितना कर सकते हैं। तो कंटेंट के लिए जो है वो पहला हो गया पेपर कंप्लीट करना है। उसमें आप टाइम लिमिट लगाएं कि इतने देर में मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। हर दिन 2 क्वेश्चन लिखिए, 10 नंबर का, 15 नंबर का, जो यूपीएससी का पैटर्न है, सिंपल एज दैट। उसके बाद जब आप स्ट्रक्चर बनाने जाते हैं तो आप स्ट्रक्चरिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप सौरभ मोहंती करके सर हैं, जिनकी यूट्यूब पे वीडियो है, मैं सर रेडी का, आप उसको वॉच करें और उसमें आपको मिल जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या फॉलो, कैसे स्ट्रक्चर बनाना होता है। उन्होंने 1 घंटे के वीडियो में पूरा समझाया हुआ है आपको, सौरभ मोहंती। उसके बाद अगर आप कंटेंट स्ट्रक्चर एक और देखना तो मुकुंद केया, उनका आंसर राइटिंग का वो पड़ा हुआ है, आंसर शीट। आप उसको देखेंगे, आपको स्ट्रक्चरिंग समझ आ जाएगी, आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है। सर लोग भी बता सकते हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। उसके बाद कंटेंट का पार्ट होता है। कंटेंट को पार्ट को आप लिमिटेड रखें। आपके हर टॉपिक पे एक पेज का नोट बना चाहिए। टॉपिक कौन सा, जो सिलेबस के वर्ड्स हैं आपके पास। उसके बाद आपके पास हर सिलेबस, जैसे कोई ट्राइब का चैप्टर है या वल्नरेबल कम्युनिटीज, उसके वल्नरेबल कम्युनिटीज का चैप्टर है, या कम्युनलिज्म है, या सेपरेटिज्म है, रीजनलिज्म है। उसके बाद आपके पास 1 पेज का फैक्चुअल डेटा वाइज नोट्स होना चाहिए, ताकि आप अगर कुछ और क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आप उसको यूज कर पाए और लिख पाए। ये है मेंस की स्ट्रेटजी। मेंस में 3 पार्ट हो गए। इंटरव्यू की प्रैक्टिस मैंने पहली बार मैं अपने मैडम थोड़ा अब बता देता हूँ कि मैंने 5 अटेम्प्ट दिया है। इस बार मैंने फिर दिया था, जो कि 6th अटेम्प्ट था मेरा। इससे पहले मैं पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया था, दूसरे अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं हुआ, तीसरे में फिर प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर चौथे प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर मैंने इस बार फाइनली में क्वालिफाई किया एंड होपफुली इंशाल्लाह मैं आईपीएस ज्वाइन करूंगा। उसके बाद मैंने 6th अटेम्प्ट दिया, फिर से दे दिया एक बार, क्योंकि फॉर्म भर दिया था। तो उसमें भी इस बार प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, जो क्वालिफाई हो गया है। यहाँ तक कि फॉरेस्ट भी क्वालिफाई हुआ है। फिर इस बार इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आया उसमें बहुत कम दिन था, तो आई वाज एबल टू स्टडी ओनली फॉर अ वीक। तो उस वीक में भी कैसे क्वालिफाई हुआ और फॉरेस्ट भी कैसे निकला, तो सिंपल ये रीजन है कि मेरा बेसिक कॉस्ट राउंड था। मैंने आपको बताया कि मैं रिवाइज बहुत ज्यादा करता था। मैं अपने को पहचानता हूँ, मेरी मेमोरी इतनी कमजोर है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पाए। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है उसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें, ताकि आपको पता हो क्या लिखा हुआ है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। जो 5-6 किताबें बेसिक किताबें ही हैं, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम सिंह, ये सबको पता है। ये मैं लग जाकर नहीं बता दूं नई किताब, आपको वही किताब है, उसको पढ़ने का तरीका आप चेंज कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं तो नहीं पढ़ने। आपने जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 1 पेज में नोट बना लिया तो बना लिया, यू डोंट नीड टू गो थ्रू इट अगेन। मतलब आपको दोबारा नहीं पढ़ना, क्योंकि 5 पेज में लिखा हुआ है, आप 1 पेज में उसका नोट बना सकते हैं। एज सिंपल एज दैट, है ना। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का चैप्टर है या फिर प्रेशर ग्रुप का चैप्टर। प्रेशर ग्रुप से क्वेश्चन नहीं आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो मैं उसको छोड़ सकता हूं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यूपीएससी कौन से क्वेश्चन बनाती है, किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, हम क्या छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप पूरा किताब नहीं पढ़ सकते। आप सुपर कंप्यूटर नहीं है, आप अपने को पहचानिए। अगर आप सुपर कंप्यूटर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग हैं होंगे बहुत तेज होंगे, पर्सनली मैंने, तो मैं वो बता रहा हूँ कि एक कमजोर स्टूडेंट होगा यहाँ पे कोई ना कोई, जिसको मेहनत लगी है। तो मैंने इस तरीके अपना सिलेबस कंप्लीट किया और फिर इंटरव्यू तक आते हैं। इंटरव्यू में मैंने पहले अटेम्प्ट में मेरे 150 नंबर थे, जो मैंने पहले अटेम्प्ट में ही अपने दिया था। इस बार 170 में है। वो चेंज इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रोसेस था 5 साल का, उसमें मैंने अपने को थोड़ा चेंज किया। चेंज इस तरीके से कि यूपीएससी का एक स्ट्रक्चर होता है
उसको किस टाइप के लोग चाहिए, अपने आप को आप हम्बल बनाइए। एज अ ह्यूमन बीइंग यू शुड बी बेटर ह्यूमन बीइंग। आपकी सोच होनी चाहिए कि आप क्यों आना चाहते हैं। आप 5-6 अटेम्प्ट तक कब तक टिके रहेंगे या आप कब क्वालिफाई करेंगे नहीं पता आपको, तो आपकी एक विजन होनी चाहिए कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। अगर आप बस इसलिए करना चाहते हैं आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ट्रस्ट में आप बिजी भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको विजन पता है कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, मेरे साथ ये इश्यूज है, मेरी सोसाइटी में इशू है और मैं उसको नहीं देख सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। आपके फादर का एक सपना हो सकता है। माय फादर ड्रीम वाज कि मैं बनूं, मेरे दादा का ड्रीम था, तो मेरे को वो था कि मेरे को वो पूरा करना है। एंड माय फादर, मैं हर बार देखता था अपने फादर को एंड आई कैन सी कि व्हाट ही वांटेड, तो मुझे वो दिखता था मुझे वो कंप्लीट करना है चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। तो दैट्स व्हाई आई वर्क फॉर इट। मैं 5 साल लगे एंड ट्रस्ट मी, एवरी टीयर, एवरी हर आंसू आपका वर्ड होगा जब आप क्वालिफाई करोगे। जब पहले दिन मेरा इंटरव्यू रिजल्ट आया था, आप नहीं मानोगे, मैं 3 घंटे बस यही फोन पे बोला हूँ कि अरे 2 मिनट बाद फोन करता हूँ। फोन आया, फोन उठाया, हाँ मैं 2 मिनट बाद फोन करता हूँ। हर को 20 सेकंड बाद हुई, 3 घंटे में बस यही बोल रहा हूँ। आप समझ लो इतने कॉल्स आते हैं, आपको अननोन जगह से कॉल आते हैं। मैं बिहार का हूँ, मुझे कर्नाटका और एमपी से कॉल आते हैं अननोन लोगों के, थैंक यू, बस कांग्रेचुलेशन होने के। अब वो कितना प्राउड फील होगा जब आप ये मोमेंट फेस करोगे। आज आपको कोई नहीं जानता, कल को मुझे यहाँ कश्मीर में बुलाएगा। मतलब दैट्स समथिंग व्हिच आई नेवर थॉट ऑफ इट कि मैं ऐसा कुछ होगा। मेरे लिए बस एक जॉब थी, बट ट्रस्ट मी इस कंट्री में बस एक जॉब नहीं है, ये प्राइवेट जॉब नहीं है कि नौकरी खाएंगे और घर चले जाएंगे। ये आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं जहाँ लोग आपको जानते हैं, जहाँ आपको इज्जत मिलती है। ठीक है, ये वर्थ था। आई हैव बीन थ्रू डिप्रेशन फॉर 2 इयर्स। बीच में प्रोसेस में जब मैं 2 बार थी, मैं आईटी दिल्ली से पढ़ा हूँ, वहाँ से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी है। और ट्रस्ट मी, आईआईटी का कोई लेना देना नहीं इस एग्जाम से। आई हैव सीन पीपल फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम रिटर्निंग बैक फ्रॉम दिस प्लेस बिना प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हुए। ठीक है भाई, कोई आईआईटी से नहीं है, ना आईआईएम से, ना ये कोई आईआईटी ना आईआईएम से, कोई नहीं है। मैं था, बट मुझे 5 अटेम्प्ट लगे, इनको 2 या 3 अटेम्प्ट लगे। तो इस एग्जाम का कोई लेना देना नहीं। अगर आप सोचेगा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ेंगे, मेरा क्या होगा, ये तो अच्छे इंस्टीट्यूट पढ़ जाते हैं, टॉपर तो आईआईटी का था। टॉपर आईआईटी का हो सकता है, 60 से 70 बच्चे ही आईआईटी के होते हैं और रिजल्ट, तो आप समझ लीजिए कि बस 700 में 7 बच्चे, 70 बच्चे ही आईआईटी के। जो बहुत लोगों को लगता है यार आईआईटी से क्वालिफाई कर रहे हैं, हमारा क्या होगा, तो ये आपका मिसकंसेप्शन है। क्योंकि आईआईटी में मैंने पर्सनली देखा है, जितने लोग आते हैं उससे ज्यादा लोग लौट के जाते हैं। ठीक है, तो आप ये टेंशन मत लीजिए कि आईआईटी आईआईएम वाले निकाल रहे हैं और मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर नॉर्मल कॉलेज नहीं पढ़ेंगे, भाई ने बताया आपका निकल सकता है, बहुत आराम से निकल सकता है। आपका स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। आप अगर स्ट्रेटजी सही फॉलो करेंगे आपका निकलेगा। मुझे समय लग जाता है, क्योंकि मुझे जो चीज़ें पता थी वो मैंने भी आपको बता दी, जैसे मेंस एथलेटिक्स में या फिर प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए, तो मुझे थोड़ा समय लगा, मुझे सीखने में समय लगा। तो मैंने अभी आपको बता दिया, आप इंशाल्लाह आपको फॉलो करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी निकलेगा। तो आप उस चीज़ को फॉलो करें। और अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि बीच में जब मेरा प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ 2 बार, तो मैं डिप्रेशन में था। मैं डिप्रेशन से कैसे निकला, लोग कहते हैं सर, जैसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आएगा आपके अंदर? पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, वो कैसे आएगा? 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो पहला आप ये कहते रहे या अल्लाह मुझे बना दे। एक तो ये तरीका बहुत अच्छा है, आप अल्लाह पे विश्वास करें, मैं भी करता हूँ, मैं बहुत विश्वास करता हूँ भाई अल्लाह पे, मुझे बहुत दिया। आप पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आएगा आपके अंदर? तो एक तो नमाज पढ़ता हूँ मैं, मुझे उससे फायदा होता है, मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड भी आता है। चक्कर ये कि जब आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड मर जाता है। जब आप हार्ड वर्क करते हैं, आपका रिजल्ट आता है, वो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। 5 अटेम्प्ट बाद बैठ के मैं यहाँ इतना खुश हूँ क्योंकि मेरे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर मैं फेल हो जाता तो मेरा शायद वो पॉजिटिव एटीट्यूड इतना ना होता जो मेरे अंदर हो सकता था। तो पॉजिटिव एटीट्यूड कौन ला सकता है आपके अंदर? आप ला सकते हैं। वर्चुअल साइकिल है, पॉजिटिव एटीट्यूड से ही पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। आपको बस इनिशियली स्टार्ट करना होता है कि मेरे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। मैं काम को परिवार आप नमाज पढ़िए, जो भी आप करते हैं आप करिए, आप उस चीज को फॉलो करिए। और दूसरा कि आप हार्ड वर्क करिए। आपके सामने जब रिजल्ट आता है वो दिखेगा, जब प्रीलिम्स का टेस्ट देंगे तो यहाँ तक कि जब आप 50 नंबर आएगा आपको कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए मुझे हर बार 1 नंबर बढ़ाना है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना। अरे आज नहीं तो कल निकलेगा, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट। सरकार को पता है कि एग्जाम 6 अटेम्प्ट तक निकलता है। सरकार ने 6 अटेम्प्ट इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसको नहीं पता। सरकार को पता था कि जो बंदा 6 अटेम्प्ट तक निकाला वर्थ है वो बंदा, इसलिए सरकार ने आपको 6 अटेम्प्ट दिया है। बेवकूफ नहीं सरकार। आईआईटी में आप जाएंगे, सरकार 2 अटेम्प्ट देती है, सरकार को नहीं चाहिए 2 अटेम्प्ट के बाद वाले रट्टू लोग नहीं चाहिए आईआईटी में। उनको चाहिए थोड़ा तो पहली बार निकाले और आ जाए। यहाँ चाहिए उनको भाई, उनको चाहिए स्मार्ट लोग आए। 6 अटेम्प्ट लगता है, लगने दे। उनको पेशेंट वाले लोग चाहिए, उनको चाहिए कंसिस्टेंट लोग। आपका कोई पॉलिसी आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, आप अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने गए और आपसे पहली बार में फेल हो गया तो ऐसा नहीं कि आप छोड़ के भाग गया, भाई ये नहीं। दिस शुड बी योर कंपेटिटिव, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा।
अब कितने सारे चाइल्ड के पॉलिसीज हैं या गवर्नमेंट के पॉलिसी, आज गवर्नमेंट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, बट सरकार कोशिश कर रही है, राइट, क्योंकि वो कंसिस्टेंट लोग चाहती है, इसलिए सरकार ने आपको 6 डेज दिया है कि आप करें। और जैसे मैं डिप्रेशन में था, मैंने आपको बताया, माय फादर वाज माय बिगेस्ट सपोर्ट, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं डिप्रेशन में था, एंड देन आई केम बैक, राइट, आई बाउंस बैक, मैंने फाइट मारी, फिर देन अगेन मैं आ बैठा हूं आपके सामने और आप मुझे सुन रहे हैं। तो ये होता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड का तरीका कि आप, क्योंकि मेरे पास विजन था, मैं अपने फादर को मैं दिखाना चाहता था कि मैं बन सकता हूं। तो आपके अंदर वो विजन है, क्या नहीं हो सकता वो आपका रीजन है। किसी को शादी करनी होगी, किसी से क्या बनना चाहता है, किसी को कुछ करना हो सकता है, सोसाइटी के लिए कुछ करना हो सकता है। तो आप ये सोचें कि आप क्यों आए हैं और एक लिख लगा दें कहीं पे, ठीक है, और 2-4 मिनट फिर फाड़ते फिर लिखें, क्योंकि लिखा हुआ ना आदमी भूल जाता है, जब खुद पे लिखता है ना तो बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मैं आंसर राइटिंग खुद इसलिए करता हूँ, मुझे चीजें याद होती हैं। तो आप लिख के लगाएं चीज को, 4-5 दिन में दोबारा लिख के लगाएं, मैं क्यों बनना चाहता था, ठीक है, एक विजन रखें अपने अंदर, सोच रखें मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ। आप क्योंकि इस अटेम्प्ट में मैं एक बात बता दूं आपको, आप आए हो कि आप मैं दौड़ टीम निकल जाऊँ एक अटेम्प्ट में, अल्लाह करे आप निकल जाएं, मैं दुआ करूंगा आप निकल, लेकिन आप नहीं निकलते हैं तो आपको लगे रहना पड़ेगा 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन लगे रहना है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ये नहीं कि लगे हैं कुछ नहीं हो रहा तो यही करते हैं टाइम पर, और आप ये करते हैं तो आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं। आप दुनिया को बेवकूफ बनाएं, कोई दिक्कत नहीं, खुद को ना बनाएं, ठीक है। आप खुद को ना बनाएं कि मैं पढ़ तो रहा हूँ 6 घंटे, नहीं पढ़ रहे हैं आप, अगर 8 घंटे नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। आप खुद को मत बनाइए, खुद से रोजाना क्वेश्चन कीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं शॉर्ट टारगेट बनाता था, तो जैसे 1 दिन का और 1 वीक का, जब मुझे नहीं कंप्लीट है वो मुझे पता होता है कि वो नहीं कंप्लीटेड है। तो आप इस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड तब आएगा जब आप टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, आपको अच्छा लगेगा, अपने आप को ट्रीट दें। आप एक हफ्ते का टारगेट कंप्लीट करें, आप जाएं दोस्तों के साथ, लेकिन अगर एक हफ्ते का टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप नहीं जाएं, पनिश योरसेल्फ कि मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, जो कंप्लीट करूंगा फिर जाऊंगा। ये एटीट्यूड रखें ना, क्योंकि तो वो तब होगा जब विजन होगा, राइट। तो ये चीज है। बाकी आप इंटरव्यू जब देंगे तो इंटरव्यू में बस इतना ही कहूंगा कि आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, आप जो है पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, आपको पर्सनैलिटी अपने आप चेंज होगा, है ना। अच्छी चीजें देखें, अब आप बैठ के ललन टॉक या कुछ ऐसा ना देखें, मैं नाम नहीं लूंगा किसी चीज का, या फिर कोई ऐसा चैनल मीडिया न्यूज ना देखें जो आपको जो है आप उस चीज में मीडिया जो पढ़ रहे हैं आप काम की, क्योंकि कोई भी न्यूज चैनल अभी काम की यूपीएससी काम की नहीं दिखाता, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। कोई भी न्यूज चैनल कहेंगे आपको प्रिंट मीडिया से मिलेगा, राइट, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। तो आप प्रिंट मीडिया देखें, है ना, उसमें आपको काम की एग्जाम की चीजें मिलती हैं, बाकी में फिर वो न्यूज देखने के लिए होता है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन ऐसा सेशन करते हैं हम। You have got the experience, right? So I would request everyone कि आपके कुछ concerns होने चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो आपके सामने बैठे ये आपका सपना है, राइट। तो ये आपकी मेहनत है, तो आपको बेसिकली इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और आई वुड सच रिक्वेस्ट क्या करूंगा, दिस इज योर जॉब नाउ टू आस्क योर कंसर्न्स एंड डाउट्स, ठीक है। तो प्लीज एक एक करके थोड़ा ऊंचे से। कौन सी डायरेक्शन? आर्ट्स में करोगे। अच्छा, तो 3rd ईयर में आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने एकेडमिक्स के साथ आप थोड़ा बहुत बेसिक बुक्स और एडवांस बुक्स को कवर करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा आप प्लान कर सकते हैं 1 साल की स्ट्रेटजी से, वही भाई ने भी बताया था, 6 मंथ्स में आप GS 1 2 3 4 और ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 2 कर सकते हैं, एक महीना करके। तो अब ऐसा ही कुछ टारगेट बनाएं, प्लान पढ़ाई कर सकते हैं, रिवाइज कर लें, और कुछ ऐसा टारगेटेड प्लान बना सकते हैं कि जैसे आपके BA के फाइनल ईयर एग्जाम्स हो जाएं, उसके बाद आप ये भी एग्जाम दे दें, बट 3rd ईयर में आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। My question is to Hari sir. I'm Birzada Arif and I'm a fresher. I'm facing difficulties in reading newspaper as it is time consuming. I can't figure out what to pick and what to skip. And please provide me a healthy way to extract most out of it. Sure. Thank you. आप कितना टाइम लेते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में? It takes a lot. How many hours? 4-5 hours, but That's a lot. That's a lot. मेरी पूरे दिन की पढ़ाई चाहिए 7 घंटे की, आप 4 घंटे न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं तो that's a lot. न्यूज़पेपर पे आप 1 घंटे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता देना चाहिए। और what you can do is have a printed copy of the syllabus by your side every time you are reading anything. Even while reading the newspaper, have a printed copy of the syllabus. Whichever news is not related to the syllabus, just mark a cross X on that article. वो आर्टिकल्स पढ़े ही नहीं जो आपकी सिलेबस से रिलेटेड ही ना हो। और क्या होता है, मान लीजिए कोई एक टॉपिक है GST, तो उस पे 10 दिन तक सेम एडिटोरियल्स आते रहेंगे सेम टॉपिक पे, तो आपको
आइडेंटिफाई करना होता है न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी कि क्या करंट अफेयर में क्या टॉपिक्स चल रहे हैं। आपने सेम एक टॉपिक पर लिया है जीएसटी का पूरा इशू अच्छे से समझ गए आप कि कैसे वर्क करता है क्या करता है, उसी पे आप 18 या 20 एडिटोरियल पढ़ेंगे तो वो आपका वक्त ज़ाया करेगा। तो पिक एंड चूज कि आपने जो टॉपिक कर लिया है सेम चीज़ को दोबारा बार बार पढ़ना वेस्ट हो सकता है न्यूज़पेपर से। तो सबसे पहले तो सिलेबस अपने साथ रखें पढ़ते वक्त और सिर्फ वही न्यूज़ को पढ़ें जो उससे रेलेवेंट हो, और दूसरी टॉपिक्स आइडेंटिफाई करें और उस टॉपिक के कुछ एडिटोरियल्स कवर करने। जरूरी नहीं है कि जीएसटी के ऊपर 15 एडिटोरियल आ रहे हैं तो 15 के 15 एडिटोरियल पढ़ रहे हैं। सो यूजिंग दिस probably you can do better। और besides these आजकल कुछ इंस्टीट्यूट्स आते हैं जो डेली न्यूज़ का समरी डालते हैं शाम में एडिटोरियल्स का, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। 15-20 मिनट के वीडियो होते हैं, आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वो भी चेक कर सकते हैं, तो आप उससे आपका टाइम थोड़ा सा सही हो जाए। Going through it from A to Z, मतलब सारा कुछ all together, then it takes me a lot of time, but I just don't get what is this smart work? It is only hard work what I am just doing. से मेरा मतलब ये था कि आप प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें, एंड इफ यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देन यू विल नो व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, एंड इफ यू नो दैट देन यू कैन पिक एंड चूज हाउ टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, व्हाट इज रेलेवेंट। सो दिस इज कॉल्ड बीइंग स्मार्ट। इंस्टेड ऑफ रीडिंग एवरीथिंग you should find out what to study and what not to study. So that is what I Get through previous one. previous year questions. Please be quiet at the back. लेकिन मास्टर मोहम्मद अब्बास मिर्जा, मैं पहले आया हूँ यहाँ यूपीएससी करने के लिए, और मुझे पता नहीं है कि मैं एनसीईआरटी पहले पढूं या उसके बाद पहले यहाँ से क्लास लूँ वो पढूं या एनसीईआरटी पढूं। मैं बेसिक यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम क्लास 6। क्लास 6 से जब स्टार्ट करें, क्लास 6 से क्यों कहते हैं स्टार्ट करें, क्योंकि वहाँ इतना बेसिक होता है कि जैसे हिस्ट्री में वो बता रहे हैं कि मुगल आए थे, ये आई बिलीव कि आपको दोनों करना चाहिए, एक साथ चल सकता है। ऐसा नहीं, मैंने आपको बताया है कि आपको एक साथ एक महीने अगर एक सब्जेक्ट को आप देते हो, मान लो अपने मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपने हिस्ट्री को दिया 1 महीने, ठीक है। अब सर ने आपको कुछ क्लास में कुछ भी सब्जेक्ट चल रहा है, आपका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सर ने कोई ज्योग्राफी पे चल रहा है, आपको मान लो रिवर्स पढ़ा रहे हैं सर, आप जो सर ने पढ़ा है वो रिवाइज आप करिए, मैं मना नहीं कर रहा सर, कि मैं वही कहता कि आप रिवाइज करते रहिए, ट्यूसडे या मंडे मैंने बताया आपको रिवाइज करते रहिए। आप जब उसको रिवाइज करते रहिए और फिर साइड बाय साइड आपको जो यहाँ पढ़ते हो 2 घंटे में आप आधे घंटे में घर पे पढ़ सकते हो। अगर आपने सारे ढंग से सुना है, सारे डाउट क्लियर करके गए हो, तो आप प्लीज डाउट पूछा करिए आपको, क्योंकि आपने पैसे दिए कहीं पे, फ्री में तो आप नहीं बैठ पढ़ रहे हो, आपने पैसे दिए थे, राइट। आपको इतना परेशान कर देना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, मैंने जब बोली कि मैंने इतना परेशान किया, टीचर भी देख के बात कर कि यार ये पूछेगा मेरे को, मैंने पैसे दिए था तो मैं पूछूंगा, दिस इज माय राइट, तो आप पूछिए और कुछ पूरा डाउट क्लियर कर जाइए। 2 घंटे का लेक्चर है वो हम आधे घंटे घर पे रिवाइज कर सकते हैं, राइट। आधे घंटे रिवाइज हो जाए फिर हम 10 घंटे करेंगे, तो आप 10 घंटे आप फिर किसी चीज की एनसीईआरटी पढ़िए, राइट। मुझे नहीं पता यहाँ कैसे पढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट की पढ़ाता है, एक सब्जेक्ट पे यूज चलता है, 2 components goes on. अच्छा 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट मान लीजिए हिस्ट्री जो भी चल रहा है, तो आप हिस्ट्री उठा लीजिए, आप घर में हिस्ट्री पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे और 6 से उठाइए, तब तक आप 1 महीने में कोई भी सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं, और तब तक सर का रिवीजन करते चलिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लास नोट भी चल रहा है, तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, मैं एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को और कोई फ्यूचर डाउट हो तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो अगर कोई पर्सनल डाउट हो अभी लिख लो आप 85277। आपने ऑप्शन डिसाइड कर दिया है इन द प्रोसेस एंथ्रोपोलॉजी चुके हैं ऑलरेडी, जिनकी स्ट्रेटजी मैंने बेसिकली खुद फॉलो करी थी। एक थे 2017 के आई थिंक टॉपर अरुणदीप जूरी शेट्टी, एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा कार्ड आई है, सैलाब बोनी ने ला रखा है। दूसरे थे सचिन गुप्ता सर, उनकी भी मैंने स्ट्रेटजी फॉलो करी थी। बेसिकली उन्होंने क्या अपने ब्लॉग में हर एक चीज डिटेल में दे रखी है, मैंने ये टॉपिक कौन सी बुक से पढ़ा, ये टॉपिक कौन सी बुक से पढ़ा, तो मैंने खुद वो फॉलो किया, आप भी वो चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा टॉपर्स की जो आंसर कॉपी होती है, जो टॉपर्स की जो आंसर कॉपीज होती हैं वो आप देखिए, हर चीज़ के ऑप्शनल के लिए भी देख सकते हैं। आपकी बेसिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको टॉपिक पढ़ना है, उन्होंने जो आपको सोर्सेज दिए अपने ब्लॉग पे उनको आप रेफर कीजिए, अपने नोट्स बनाइए उनसे और आगे बढ़ जाइए। जब आपके नोट्स मेकिंग हो जाएगा अलग अलग, उसके बाद जब आप थोड़े एडवांस स्टेजेस में आएंगे तो सेम टॉपिक के लिए अलग रिसोर्सेज भी आप रेफर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइबल इंडिया के लिए यूजुअली लोग नदीम अस्टैंड करके बुक है वो पढ़ते हैं, इनर सोसाइटी के लिए भी उनकी बुक है, लेकिन
लेकिन आज के टाइम में वो मेरे को लगता है इतना सफिशिएंट नहीं है क्योंकि आउटडेटेड बुक हो चुकी है थोड़ी। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे वर्जीनियस साझा करके एक कमेटी आई थी, उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया पे, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। उसमें लेटेस्ट डेटा होता है, लेटेस्ट फैक्ट्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है ट्राइबल्स के लिए, कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो आप उस टॉपिक के सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से उसमें इंटरगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो थे, आप इनकी स्ट्रेटजी देख सकते हैं। मैंने खुद भी वही फॉलो करी थी। होपफुली थोड़े दिन में आई विल आल्सो ट्राई टू पुट माय ओन डिटेल स्ट्रेटजी कि मैंने कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ा, कितना पढ़ा, एंड एक बार वो देखेंगे आपको उसमें से थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। लेकिन जैसे आप स्टार्ट करिए, जस्ट स्टार्ट विद डीले मत करिए, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा और फ्लो बनता जाएगा और इंप्रूवमेंट आता जाएगा। थैंक यू। और मंथली बेसिस पे ऐसा नहीं कि आप मालूम है कि आज ही खत्म कर देंगे उसको, वो भी आपको डेली ही पढ़नी पड़ेगी। तो आप मंथली बेसिस जुलाई, अगर आज महीना चल रहा है नवंबर, अक्टूबर का आया होगा राइट, अक्टूबर का 20 नवंबर तक आ जाता है। अब हर दिन 2 पेज पढ़े ना, ऊपर लोड क्यों लाना है? 60 से 80 पेजेस होते हैं, हर दिन 2 पेज पढ़े, 3 महीने 3 पेज पढ़े, 1 महीने में खत्म हो जाएगा, तो लोड ना ले पढ़ाई का ना। आप हर दिन 20 मिनट पढ़ें, करंट अफेयर पढ़ें, रिवाइज करें। मैंने आपको रिवाइज करेगा, वो रिवाइज करें। आपको मैं ये नहीं होना चाहिए कि मैं लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा या करंट पढ़ा और मैं 2 साल बाद ये नहीं पढ़ा है, कुछ और पूछो। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप ये मुझसे कॉन्फिडेंटली हैं कि क्वेश्चन नहीं आएगा, जाओ आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए मैंने जो ये आएगा और मैंने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं आएगा, ऐसा आप बता नहीं सकते। बट एक कॉन्फिडेंस होता है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि प्रेशर कुछ कुछ नहीं आएगा, मैं एक बात तो लिख के देता हूँ बेसिकली, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ खुद के लिए, अपने लिए। आ जाएगा तो मैं बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी नहीं आएगी। ठीक है, आप इस लेवल कॉन्फिडेंस, और जो आपको लगता है कि आएगा ना, उसको आप क्यों लड़ जाए। पार्लियामेंट चैप्टर में एक लाइन नहीं छोड़नी है। मुझे पता है पार्लियामेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको पार्लियामेंट में घुमा क्वेश्चन करूँगा, आप रोज होते नहीं है यार ये कुछ, तो दैट्स रॉन्ग राइट। कि आपका जो कॉन्फिडेंस है आ सकता है, उस पे इतना स्ट्रांग कमांड होना चाहिए। तो नहीं आ सकता है, या तो पूरा छोड़ो या पूरा करो। ऐसा नहीं कि थोड़ा किया है थोड़ा छोड़ा है, ये नहीं करना चाहिए। तो पीएसआईआर की जनरल स्ट्रैटेजी ये थी कि शुभ्रा रंजन करके एक इंस्टीट्यूट है जिसके नोट्स होते हैं, वो बेस नोट्स की तरह मैंने उनको यूज किया, और उसके ऊपर कुछ किताबें होती है। फॉर एग्जांपल ओपी गोवा पॉलिटिकल थियरी, and for paper 1 part B there is a book called Oxford Handbook for Indian Politics, and apart from this there is a book called Global Politics by Andrew Haywood. तो ये कुछ किताबें थी which I used, but हमारा ऑप्शन काफी डायनामिक होता है, especially paper 2 का जो especially paper 2 part B जो है वो completely डायनामिक होता है, वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। You have to read it from the newspapers या जो मैगजीन्स आती हैं। तो आपको ये करना होता है कि कंट्री वाइज और जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं P5 या जो बाकी कंट्रीज हैं जिनके साथ एमर्ज हो रही है रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनकी और मिडिल ईस्ट, ये जो कंट्रीज हैं इनका आपको जो एडिटोरियल्स आते हैं न्यूज़पेपर में वो पढ़ने होते हैं। सो पीएसआईआर में इन एडिटोरियल के भी नोट्स बना सकते हैं, आईआर के एडिटोरियल्स के। कुछ स्टैंडर्ड स्कॉलर्स होते हैं, स्टैनली, जॉनी, हैप्पी वॉन जेकब, तो इनके नाम आपको पेपर में लिखने होते हैं, पेपर 2 पार्ट में। तो आपको पूरा एडिटोरियल का समरी नहीं बनाना है, आपको बस 2 लाइन में पूरे एडिटोरियल का कुछ भी बता सकते हैं कि व्हाट हैप्पी व्हेन जेकब थिंक्स अबाउट द मिडिल ईस्ट सिचुएशन, अबाउट इंडियाज रिलेशनशिप विद डिफरेंट कंट्रीज, वेदर इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स मल्टीलैटरलिज्म, और किस तरह की रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हैं, या वर्ल्ड बैंक है, WTO है, इसमें इंडिया किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कोलिशंस किस तरह से बन रहे हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का बन रहा है। तो आप एडिटोरियल्स पढ़ें, एडिटोरियल से पेपर 2 पार्ट भी कवर हो जाएगा, और मैम के शुभ्रा मैम के नोट्स हैं प्लस कुछ स्टैंडर्ड एडवांस बुक्स हैं। इससे आप करोगे, एडिटोरियल्स पढ़ते रहोगे, और उन ऑथर्स के, उन स्कॉलर्स के सॉरी नाम भी आप मेंशन करोगे, तो आप कर सकते हो। बट मैं डिटेल स्ट्रेटजी अभी नहीं बता पाऊंगा ड्यू टू पॉजिटिव टाइम। Sir, we'll make a blog for this and hopefully we'll share the link also. Instagram, they will put it open to everyone. Yeah. Gratitude to this prestigious institute, United Minds, for organizing this wonderful event. Our irredeemable indebtedness to our esteemed, prestigious, stalwart of our nation, who have traveled thousands of kilometers here in order to procure wisdom and sagacity from you. We are generously grateful, sir, to you, to the whole fraternity, that you visited here so we can procure enlightenment from you, which will aid and assist us in qualifying Indian Crackings examination. Thank you. Kudos to you and congratulations to your whole family, and we are pompous. We feel immense dedication and we are in cloud 9 that you are here, you visited here. So my question is about lapse of remembrance.
You write, he said, sir, I used to revise 8 to 9 times while preparing. Sir, it is being unfortunate while we are preparing for the set examination of whatever subject we are trying to procure more and more enlightenment from that. But what happens within a short span, we forget to remember what we have. There's an omission. We omit to remember what we have read. So, sir, how you maintain that enthusiasm and ebullience while you are not making any progress? While a student fails to remember, he always languishes while he's preparing. If he fails to remember, he feels all the times discouraged and unenthusiastic. So how can we conquer and overcome this disastrous problem, sir? And another request is to our whole fraternity, to the panelists, esteemed panelists, sir, kindly emanate some thoughts on the pre-eminent preparation and how can we maintain it simultaneously. Thank you, sir. भूल जाओगे ना क्योंकि हमारा दिमाग इंडियन ह्यूमन बीइंग, तो दैट्स व्हाट वी डू रिवीजन. मैं लक्ष्मण पहले बार 6 बार पढ़ा था. आई टोल्ड यू 8 बार रिवाइज करके 6 बार पहली बार लक्ष्मण पढ़ा था. उसके बाद जो है फिर मैंने अगली बार 3 बार फिर पढ़ा, तो फिर 3 बार पढ़ा. तो आपको इफ यू नो योरसेल्फ की प्रॉब्लम कहां है, तो जस्ट फिगर इट आउट ना कि आप क्या कर सकते हो. आप रिवाइज करो, बार-बार रिवाइज करो. दिस इज व्हाट हैपेंस. मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार में ऐसा होता है जब मैं प्रीलिम्स लेकर आया, मेरे को किताबें रटी हुई थी. देन आपने सेकंड अटेम्प्ट में भूल गया चीज, फिर मैंने फिर पढ़ा. तो दिस इज द वे आउट. आप कैसे भूल जाओगे? आप सर की शक्ल नहीं भूलोगे. क्यों? आप सर को डेली देखोगे, सर को नहीं भूलोगे. तो मैं जिस चीज को डेली देखूंगा या हर एक हफ्ते में मैं क्यों भूलूंगा? लेकिन अगर ऐसा है कि मेरे को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है कि आज या कल भी भूल गया, 50 बार या फिर भी भूल गया, तो मुझे लगता है कि उसके लिए नहीं है. आई थिंक फिर वो कुछ और चीज, अच्छी चीज के लिए बने. ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए कि आप एक चीज को 50 बार पढ़ चुके हैं और फिर भी आप काउंट दिन मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जैसे ही राम आपने लिखा हुआ है और मैं आगे से पूछूं भाई ही राम लिखा क्या लिखा, तो पता नहीं, तो फिर उनको छोड़ देना चाहिए प्रिपरेशन. राइट, हमें ये बात समझनी चाहिए कि शायद हम बहुत अच्छी चीज के लिए बने हैं. ठीक है, तो आप रिवाइज करिए, अपना बेस्ट दीजिए याद करने के लिए. याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, है ना. तो जब मैं बताऊं लक्ष्मीकांत मेरी अपनी कमजोरी पता मैं 20 बार पढ़ी है. ट्रस्ट मी, लक्ष्मीकांत से खराब वो कोई नहीं है. उसको याद नहीं, हर लाइन में फैक्ट है यार. स्पेक्ट्रम मेरे को आज भी रटी. मैं इस बार एक हफ्ते लगा, मैं उसमें भी एक दिन पढ़ गया फटाक से, ऊपर जो देख सकता था, क्योंकि आप एक बार पढ़े होते तो ऊपर देखने में आसानी होती है. राइट, तो हमसे बात है याद करें. यही क्वेश्चन का होता है. राइट, I think I'll tell you one thing. I'll just tell you one thing. For those who are having problem remembering, recollecting things, discuss with your friends. मेरे लिए क्या काम किया? What I used to do was, like Haris was there, we were studying together, or my other friends were there. We used to ask questions to each other. We used to tell them how we can remember this. We used to make some tricks, some dirty tricks also. We used to take to kind of try to remember those things. What happens is when you study alone, there is bound to be happening demotivation and depression, anxiety for you. But if you are studying with 2 or 3 people who are at the same level as you, you can discuss. For example, if you are trouble remembering which article is relating to what thing in quality, you make a group of 2 or 3 people since you are already in the coaching and discuss. You ask questions to each other. I think this will really help you to remember and recollect. Again and again, keep on asking. For example, how I used to remember what places is there in the map. I used to talk to Haris, he used to ask me, okay, where is the Guru river flowing, or what are the tributaries of Ganga. Then he would tell me, okay, how you can remember this like this. So it is a collective effort. If you can help each other to peer learning, I think that will be very good for you. I think this you can do. Just make a group and talk to each other, make friends and discuss these things. I think that will help you to remember these things for a long period of time. Yes, I think that will do. Yeah, please. Let's make this the last question. Thank you. So students who did not belong to medical engineering background, it is very difficult for those students to crack CSET papers. Yes, no, I think as Haris has already told, there are certain parts of the CSET or syllabus which are comfortable to us already. For example, for me, the easiest part was when there are these questions like a guy is traveling in the north and south and east and west is this kilometer. What is his final position? I used to find these questions very easy. Similarly, I used to hate solving the questions like a guy is doing this much amount of work in 10 days, then other guy is doing this much amount of work in 20 days. तो दोनों मिलके कितने टाइम में वो काम पूरा कर लेंगे? तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैंने छोड़ दिया था उसको. तो you have to identify these topics of the syllabus जो आपके लिए easy है. देखिए 80 क्वेश्चन आते हैं CSET में, 80 क्वेश्चन आप 60 से ज्यादा नहीं कर पाओगे यूजुअली. अगर आप 55 पे अटेम्प्ट ठीक से कर लिए, that will help you clear the exam. आप आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से 55 क्वेश्चन हो सकते हैं which you should be attempting in the exam.
एंड अपने प्रोफेशन के हिसाब से मेरे को जो कंफर्टेबल है। सिमिलरली इंग्लिश आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। आप एक चीज जो नहीं कर सकते वो ये है कि कंप्लीटली स्किप नहीं कर सकते सिलेबस में कोई भी पार्ट। सीसेट में 3 चीजें होती है, मैथ्स होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, इंग्लिश होता है। तो अगर आप सिर्फ इंग्लिश पूरा छोड़ देंगे तो हो सकता है यूपीएससी ने 40 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछ लिए, एक भी नहीं आया, यू आर आउट ऑफ द रेस। तो यू हैव टू कीप ऑन एनालाइजिंग योरसेल्फ कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए आसान है, जिसको मैं कम टाइम में, दिस इज व्हाट हार्ड, किसी ने पूछा था एक ने स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस है। दिस इज स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क इज जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा वो पढ़ते जा रहे हैं, गधे की तरह चलते जा रहे हैं। स्मार्ट वर्क इज आपको पता है यार ये मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ो, बहुत टॉपिक्स है पढ़ने के लिए। तो दिस इज हाउ आई थिंक आप जो बैकग्राउंड आपका नहीं है, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी सीसेट में करनी पड़ती है हर किसी के लिए। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था तो मुझे ह्यूमैनिटीज, पॉलिटिक्स ज्योग्राफी में ज्यादा मेहनत देनी पड़ी। तो सब एक ही नाव के सवारी हैं, कुछ ना कुछ किसी के लिए हार्ड रहेगा, किसी के लिए इजी रहेगा। आई थिंक इस तरह से आप करेंगे तो आपके लिए सीसेट बहुत आसान हो जाएगा। एट द एंड प्रैक्टिस जितना आप कर सकें। ही और इवन ट्रांस भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वालिफाई कर सकते हो। आपकी हमारी सिर्फ ऐसी होनी चाहिए कि आपको खुद समझ में आ रही हो। आपने मेरे को पेपर लिख दिया, मैंने बोला यार ये पंजाबी में लिखा है, उर्दू फारसी लिखा क्या है, तो पता है वो क्वालिफाई, मुझे पता है इंग्लिश में बंदे ने लिखा है हो जाएगा, या उर्दू में लिखा है जो कि आपका मीडियम है इजीली क्वालिफाई। ये मिथ है, प्रैक्टिकल कोई लेकर देना नहीं। आई थिंक दिस वेरी प्लीज एक क्लास क्वेश्चन है, मैंने बोला देखिए जो एक क्वेश्चन सर ने बोला कि सीसेट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर। वो सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग, ठीक है क्वालिफाइंग है, लेकिन वो 66 मार्क्स लाने में हमारे वहाँ राजस्थान में कहावत है तेल निकल जाता है पूरी बॉडी का, मतलब इतनी मेहनत लगती है। तो आप मेहनत करिए, उसको विद ये मत समझिए कि सिर्फ क्वालिफाई करके मैं निकाल लूंगा, उसमें मेहनत डालिए, एफर्ट्स डालिए, बिकॉज जीएस क्वालिफाई हो गया, सीसेट फेल हो गया तो बहुत गमज़दा रहेंगे, एक साल पूरा वेस्ट हो गया। सो उसको लाइटली नहीं लेना है, सीरियसली लेना है। सर जो पढ़ा रहे हैं आपको, जो क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व करना है, उसको रिपीट करना है, एंड इंशाल्लाह आई थिंक हो जाएगा। Can't take it easy, बस. That's it. Thank you so much.